नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्राइम की दास्तान में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। 16 जुलाई 2015 दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक सुनसान और टूटे हुए घर में एक बच्ची का शव पड़ा है, जिसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस को शव के पास से ही कुछ दस्तावेज भी बरामद होते हैं। पुलिस लड़की के शव को कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इससे पहले कि केस की डिटेल्स पर चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी कहानी को आप सबसे पहले और आसानी से देख और सुन पाएं। दोस्तों, यहाँ आपको 2 दिन पहले बेगमपुर में ही घटी एक घटना के बारे में बताते चले। 14 जुलाई 2015 दोस्तों, रोज की तरह सुबह के 6:30 का समय था। दिल्ली के बेगमपुर के जैन कॉलोनी में रह रहे पुष्पा देवी और संतोष की 6 साल की छोटी सी बेटी बाहर खेलते हुए पास के सुनसान खेतों की तरफ चली जाती है और काफी देर तक वह लौटकर घर नहीं आती है। घर में उसकी माँ पुष्पा देवी और पिता संतोष, उसके 2 छोटे भाई घर में बेटी के न लौटने से बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे बाहर आसपास ढूंढते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उनकी बेटी का कहीं अता पता नहीं चलता है। किसी अनहोनी के डर से वह लोग बेगमपुर के नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और बेटी की सुबह से लापता होने की खबर देते हैं। पुलिस 2 दिन तक उस बच्ची को ढूंढने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन वो बच्ची पुलिस को कहीं भी नहीं मिलती है। दोस्तों, 16 जुलाई 2015 को ठीक 2 दिन के बाद पुलिस को टूटे हुए घर में जो शव मिलता है वह किसी और का नहीं बल्कि इसी बच्ची का शव होता है, जिस बच्ची को पुलिस 14 जुलाई से ढूंढ रही थी। पुलिस के पास बच्ची की तस्वीर होने की वजह से उसकी पहचान हो जाती है। जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था कि बच्ची के पास से ही कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए थे, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट सनी नाम के व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस था। अब पुलिस सनी नाम के व्यक्ति की तलाश करना शुरू करती है और सनी पुलिस को एक अस्पताल में मिलता है। वह बयान देता है कि 13 जुलाई को रात के 11 बजे के करीब नशे में धुत उसके ट्रक पर काम करने वाले रविंदर, सुनील और हिमांशु ने उससे मारपीट की और उसकी बाइक, कुछ दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर फरार हो गए। पुलिस सुनील और हिमांशु के घर पहुंचती है और वहां पता चलता है कि रविंदर और सुनील दोनों भाई हैं और हिमांशु उन दोनों का दोस्त है। पुलिस इन तीनों को लेकर बेगमपुर थाने आती है और सामान के बारे में पूछने पर कि यह सनी का सामान उस बच्ची के शव के पास कैसे पहुंचा, तो रविंदर ने बिना किसी दबाव के अपना जुर्म मान लिया और उसने बताया कि छोटी बच्ची को उसने ही मारा है। दोस्तों, यहाँ अब हम बात करेंगे रविंदर की बीती हुई जिंदगी के बारे में। रविंदर का जन्म 1992 में उत्तर प्रदेश के बदायूं के गजडुआरी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। रविंदर के पिता ब्रह्मानंद कासगंज में एक प्लम्बर का काम करते थे और माँ दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती थी। ब्रह्मानंद सन 2007 में काम की तलाश में अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली चले आए। वह दिल्ली के कराला के एक मकान में रहने लगे। थोड़ी आमदनी होने के बाद यह परिवार नई दिल्ली के सुखबीर नगर स्थित मकान में रहने लगा। दोस्तों, 31 साल के रविंदर ने जब अपने गुनाहों का राज पुलिस के सामने खोला तो पुलिस, मीडिया और आम पब्लिक सबकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राजधानी दिल्ली में ऐसा खूंखार अपराधी सबके बीच में अब तक रह रहा था। रविंदर ने बताया कि यह लगभग 6:30 सुबह का वक्त था जब उसने वह छोटी बच्ची को खेतों की तरफ जाते हुए देखा। वह उसके पीछे गया और उसने उसे 10 रुपए का एक नोट और एक चॉकलेट दिया, लेकिन वह बच्ची उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर उसने एक और 10 रुपए का नोट और कुछ टॉफी भी उसको दी, मगर वह फिर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। जिसके बाद रविंदर ने उस बच्ची का मुंह दबाया और वहां से एक सुनसान इमारत में लेकर चला गया। क्योंकि सुबह का वक्त था, लोग बस घरों में सोकर उठे थे, तो किसी ने भी उसको आते जाते नहीं देखा और फिर उसने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसको वैसा ही छोड़कर वहां से भाग गया। रविंदर आगे बताता है कि सनी से उसी रात उसकी मारपीट हुई थी और उसने सनी का सामान लूट लिया था। सनी का ड्राइविंग लाइसेंस रविंदर के पॉकेट में रह जाने की वजह से वारदात की जगह पर वह लाइसेंस
गिर गया। दोस्तों, रविंदर के इस कन्फेशन से न सिर्फ पुलिस बल्कि राजधानी दिल्ली में भी खौफ की एक लहर दौड़ गई है। दोस्तों, रविंदर की यह कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके भयावह गुनाहों की यह कहानी यहाँ पर शुरू होती है। रविंदर आगे बताता है कि वह दिल्ली में मजदूरी करता था और रात होते ही ड्रग्स जैसे नशे का सेवन करता था, अश्लील फिल्में देखता था और नशे में धुत अपने शिकार को ढूंढने निकल जाता था। कभी कभी तो वह अपने शिकार को ढूंढने के लिए 40 किलोमीटर तक पैदल भी चलता था। रविंदर अपनी हैवानियत का शिकार अक्सर गरीब और मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चों को ही बनाता था, ताकि कोई भी पुलिस कंप्लेन ना हो। रविंदर पुलिस को बताता है कि अब तक वह 30 से ज्यादा बच्चे या बच्चियों को मार चुका है। उसने यह अपराध 2008 से 2015 के बीच किए और 17 साल की उम्र से ही उसने इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उसने बताया कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों स्टेट में उसने इस तरह के 30 से ज्यादा गुनाह किए हैं। सबसे पहले उसने 2008 में दिल्ली के कराला के पास मुंडका में बन रहे दिल्ली मेट्रो में काम करने वाले एक मजदूर की बच्ची को अपना पहला शिकार बनाया था। वह उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया। हालांकि पुलिस को इस अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि इसकी कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी। जैसे जैसे वह पुलिस को चकमा देता रहा, उसका हौसला बढ़ता गया। उसने अपना अपराध करना जारी रखा। उसने अधिकांश पीड़ितों को इस डर से मार डाला कि वह उसकी पहचान कर सकते हैं। पकड़े जाने के डर से वह एक ही जगह पर 2 बार अपने अपराध को अंजाम नहीं देता था। पहले तो पुलिस को रविंदर की यह कहानी मनगढ़ंत लगी, लेकिन फिर पुलिस ने आसपास की हुई वारदातों को खंगाला और गहराई से जांच की, तो उसके कुछ इसी तरह के पैटर्न पर अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग केस दर्ज हुए मिले। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलती है कि यूपी के हाथरस में भी एक पिता पर अपनी ही बेटी के इस तरह के दुर्व्यवहार के लिए केस चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस हाथरस पुलिस से संपर्क करती है और केस की डिटेल्स लेती है। फिर इस केस का खुलासा होता है कि हाथरस में जो घटना हुई थी वह रविंदर ने अंजाम दी थी, न कि मृतक बच्ची के पिता ने। दोस्तों, 2015 में नई दिल्ली जिले के डीसीपी रहे विक्रमजीत सिंह ने कहा कि रविंदर पकड़े जाने के बाद पुलिस को कम से कम 15 ऐसे स्थानों पर ले गया है जहां उसने अपराध को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनमें से विजयनगर, बवाना, नरेला, अलीपुर, बेगमपुर, कंझावाला, समयपुर बादली, इन सभी जगहों पर उसने अपने अपराध को अंजाम दिया है। रविंदर ने बताया कि उसके इस घिनौने कृत्य की शिकार रही लड़कियों में सबसे कम उम्र की पीड़िता 6 साल की और सबसे ज्यादा उम्र की पीड़िता 12 साल की थी। दोस्तों, इसके बाद रविंदर ने पुलिस से बहुत ही बेशर्मी से अपने खौफनाक वारदातों की डिटेल देता है। वह बताता है कि 2009 में दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक मजदूर के बेटे का अपहरण कर लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका गला घोंट दिया। इस बार उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन गवाहों और अन्य सबूतों के कमी के कारण वह कानून से बचने में कामयाब रहा। रविंदर ने दावा किया कि उसने अपने 11 पीड़ितों की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्होंने उसके साथ यौन उत्पीड़न के प्रयासों का विरोध किया था और उन्हें बेनकाब करने की धमकी दी थी। रविंदर आगे बताता है कि 2011 में दिल्ली के कंझावाला और मुंडका में भी उसने इसी तरह के 2 अपराध किए थे। रविंदर अक्सर कॉलोनियों में घर के बाहर या सड़क के पास खेल रहे बच्चों की तलाश में निकलता था और उन्हें पैसे और मिठाइयों का लालच देकर उन्हें अपने साथ ले जाता था। अगर वे मना करते थे तो वह उनका मुंह बंद करके उन्हें जबरदस्ती उठा ले जाता था। रविंदर ने स्वीकार किया कि उसने नोएडा में 2013 में 2 अपराध किए थे, जब वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठेकेदार के यहाँ सफाई कर्मी था। आगे की जांच में पता चला कि रविंदर 2013 में ही उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में अपनी मौसी के यहाँ 2 महीने के लिए रुका था। इसी दौरान उसने एक और बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस अभी तक पीड़िता के परिजनों से नहीं मिली है। पुलिस यूपी के अन्य जिलों में भी इस तरह की घटनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है। रविंदर ने पुलिस को बताया कि 2014 में दिल्ली के बेगमपुर में ही उसने एक लड़के पर हमला करके और उसका गला रेत कर फरार हो गया था, यह समझकर कि वह लड़का मर गया है, लेकिन पीड़ित लड़का बच गया क्योंकि समय रहते पुलिस ने लड़के को एक निर्माणाधीन इमारत के सेप्टिक टैंक में खून से
पाया था। वह उस बच्चे को अस्पताल ले गए जिससे उस बच्चे की जान बचाई जा सके। उस मामले में रविंदर को तब जमानत इसलिए मिल गई थी क्योंकि उस समय पुलिस को उसके इतने घिनौने और खौफनाक जुर्म की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने रविंदर को ट्रैक करने के लिए कई दिनों तक दिल्ली के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आखिरकार रविंदर को 2015 में दिल्ली के रोहिणी के एक बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रविंदर निक्रोफीलिया नामक बीमारी से भी ग्रसित है। दोस्तों, निक्रोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपराधी मृतक के शरीर के साथ बलात्कार करता है। दोस्तों, 2015 से 2023 तक यह ट्रायल दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में चला। 25 मई 2023 को कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट में रविंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, रविंदर ने कुल 23 से ज्यादा हत्याएं की, लेकिन अब तक सिर्फ 3 केस में ही पुलिस ने चार्जशीट दायर किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 केस में से ज्यादातर केस रिपोर्ट नहीं हुए थे और जो मामले दर्ज किए गए थे पुलिस अब उन पर अच्छी तरह जांच कर रही है। दोस्तों, यह बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब इस वक्त 21वीं शताब्दी में हैं और अगर ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले रविंदर जैसे दरिंदे हैं तो बेशक ही हमें बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे या आपकी फैमिली में या किसी के भी साथ कुछ गलत होता है या आपको आपके आसपास कुछ भी गलत होता लगता है या दिखता है तो प्लीज उस पर गौर करिए और कानून की मदद लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम की दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, ऐसे अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको मेरी मेहनत और यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। सुरक्षित रहिए।